मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो छायावाद पर रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक पर प्रश्न हर एग्जाम में, हर सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और एक बार तो कर चुका हूं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले छायावाद का समय क्या है। 1918 से 1936 ईस्वी ये समय है वास्तविक में, और इसको नागरी परिचारिणी सभा काशी ने इसको माना है, क्योंकि हमारा पीठ है वो हर चीज का। और डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहीं कहीं आपको मिले होंगे, मैं पढ़ाया हूँ पीडीएफ में। और सर्वमान्य मत जो है वो 18 से 36 ईस्वी है। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का तृतीय चरण छायावाद है। बिल्कुल है, आप एक एक लाइन को जरूर लिख लीजिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का तृतीय चरण छायावाद के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस चरण को नई काव्य धारा एवं तृतीय उत्थान कहा है। याद रख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको अंडरलाइन करके। ये देखिए, छायावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नई काव्य धारा कहा है और तृतीय उत्थान कहा है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छायावाद का आरंभ वर्ष जो है 1918 ईस्वी से माना जाता है। झरना के प्रकाशन वर्ष। झरना जो है एक काव्य संग्रह है और जयशंकर प्रसाद की रचना है, और इसमें 16 या 18 कविताएं है संग्रहित, संकलित है। याद रखिएगा, बहुत सुपर मोस्ट है। और ये भी पूछा जाता है कि किसके काव्य संग्रह हैं उसमें और कितने हैं, 16 या फिर 18 है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद आज तक तो ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे एक जगह में दे रहा था तो उसमें मुझे मिला था, और वो कोई सरकारी एग्जाम नहीं था, मैं ऐसे ही किसी प्राइवेट में दे रहा था, तो उसमें मुझे मिला था कि छरना में काव्य संग्रह की संख्या कितनी है, तो वो मुझे मिला था। तो आगे बढ़ते हैं। छायावाद का समापन वर्ष कहाँ क्या है। 1936 ईस्वी युगांत के प्रकाशन वर्ष एवं प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन तक। युगांत जो है वो किसके द्वारा रचित है, वो पंत के द्वारा रचित है, और वो भी एक काव्य संग्रह है। हाँ, और इम्पोर्टेंट है, 36 ईस्वी में वो आया। फिर प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। छायावाद के उदय होने का कारण क्या माना जाता है। तो देखिए, 4 प्रमुख कारण माने जाते हैं, सबने अलग अलग माना है। छायावाद उदय होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना है, पाश्चात्य प्रतीकवाद का प्रभाव एवं द्विवेदी जी की मान्यताओं के प्रति प्रतिक्रिया हुआ। ये हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं कि पाश्चात्य प्रतीकवाद का प्रभाव एवं द्विवेदी जी की मान्यताओं के प्रति प्रतिक्रिया हुआ। द्विवेदी जी के कहने मतलब यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद नहीं, यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर छायावाद के पूर्व अगर नाम लिया जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहेगा। याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। ये छायावाद से पूर्व। छायावाद के बाद अगर माना जाए तो वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, सेकंड में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव मानते हैं। छायावाद का आगमन जो हुआ वो अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव मानते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या मानते हैं, पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह किया गया छायावाद में। उसके छायावाद में नहीं, छायावाद होने के कारण को माना है कि पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह हुआ, इसी की वजह से छायावाद का आरंभ हुआ। डॉक्टर नगेंद्र क्या मानता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कि यहाँ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक विद्रोह है, एक नई धारा के रूप में। वही चीज है। जयशंकर प्रसाद क्या मानते हैं कि कवियों की अंतर्मुखी प्रवृत्ति है यहाँ, कि अपने दिलों की बात को यहाँ कहा है। एक दर्द भरे दर्द भरे कविताओं में उतारा है। वही कहते हैं। पंत क्या कहते हैं, पंत कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव एवं स्थूल के प्रति प्रतिक्रिया यहाँ पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर की जो 13 ईस्वी में 1913 ईस्वी में जो उनका क्या बोलते हैं, वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला उनको, वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ था। क्या नाम था उसका, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। टैगोर का वैसे तो मैं जानता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि टैगोर को जो मिला था 13 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो किस रचना पर मिला था।
आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा क्या मानती? बांग्ला साहित्य की प्रेरणा मानती है। बांग्ला साहित्य है और बांग्ला भाषा है, दोनों में फर्क है। बांग्ला जो है साहित्य है और बांग्ला भाषा है, दोनों में फर्क है। आगे बढ़ते हैं। बांग्ला और बांग्ला भाषा है। तो महादेवी वर्मा बांग्ला साहित्य की प्रेरणा मानती है, छायावाद का आगमन। तो देखिए यहाँ सबका हो गया, शुक्ल जी हो गया, रामविलास शर्मा हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, पंत हो गए और महादेवी वर्मा हो गए। तो इनको भी आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के अलग लिख सकते हैं या फिर सुन करके आप अलग नोट्स बना सकते हैं, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए छायावाद के संबंध में विशेष तथ्य क्या है? तो छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। मुकुटधर पांडे हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए वीबीआई है। इन्होंने हिंदी में छायावाद निबंध में सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया। यह निबंध 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका से प्रकाशित हुआ था। छायावाद शब्द के सबसे पहले प्रयोगकर्ता जो है वो मुकुटधर पांडे हैं और इन्होंने हिंदी में छायावाद, एक निबंध है, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हिंदी में छायावाद ये एक निबंध है, इसमें सबसे पहले छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। यह निबंध 1920 में श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कहाँ से? जबलपुर से प्रकाशित हुआ था, याद रखिए जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। छायावाद शब्द के द्वितीय प्रयोगकर्ता कौन है? सुशील कुमार है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा मुकुटधर पांडे ने, द्वितीय कौन? सुशील कुमार ने। हिंदी में छायावाद निबंध में इन्होंने 1921 में सरस्वती में प्रकाशित किया। यहाँ भी इनकी वही है, छायावाद हिंदी में छायावाद देखिए इनकी है और हिंदी में छायावाद इनका निबंध है। फिर इन्होंने हिंदी में छायावाद इन्होंने भी लिखा, 1921 में सरस्वती में प्रकाशित कराया था। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद का पूर्वाभास सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। छायावाद का पूर्व का आभास कैसा था वो सबसे पहले अगर हमको देखने में मिलता है तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। एक एक लाइन जो है वो अनमोल मोती है। आप अगर पहले नोट्स बनाए या नहीं बनाए, पहले एक बार सुनिए, फिर एक बार देखिए, फिर एक बार नोट्स बनाइए। 3 बार अगर आप एक क्लासेज को सुनिएगा, देखिएगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप एग्जाम में जो बैठिएगा, आपको क्वेश्चंस जो है आएंगे किसी भी टाइप में, तो आप छोड़िएगा नहीं उसको, आप समझ पाइएगा पैटर्न को। छायावाद का पूर्वाभास सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। छायावाद की प्रथम कविता जो है कुर्री के प्रति, वर्ष 1920 में मुकुटधर पांडे की, उसी मुकुटधर पांडे ने जब निबंध लिखा तो उन्होंने ही लिखा होगा क्योंकि उन्होंने प्रकाशन पहले कराया, तो उनकी कविता है कुर्री के प्रति, 1920 ईस्वी में। वो हिंदी में छायावाद निबंध संग्रह में प्रकाशित कराया था, निबंध है, उसी में उनकी कविता प्रकाशित हुई, मुकुटधर पांडे। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह जो है झरना, मैंने क्या बताया था ऊपर में, 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की, सुपर मोस्ट है। छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? कामायनी को कहा जाता है। मनु तुम श्रद्धा हो केवल, एक पंक्ति है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, छायावाद का उपनिषद कामायनी 1935 में जयशंकर प्रसाद की रचना है। छायावाद का प्रथम समीक्षक कौन है? आचार्य नंदुलाल वाजपेयी। समीक्षक जब तक उनको खुद में ज्ञान नहीं रहेंगे तो वो माने कि दूसरों को क्या बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। आलोचक अलग है, समीक्षक अलग है। मैं बताऊंगा आप सभी दोस्तों कि समीक्षक किसे कहे जाते हैं, आलोचक किसे कहे जाते हैं। कमेंट में मुझे सवाल पूछिएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, उस पर भी मैं क्लास लेकर के आ जाऊँ। छायावाद का प्रवर्तक कौन माने जाए? प्रवर्तक यानी हीरो जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत। खिलाड़ी कहा जाता है कि इस युग का सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन माना जाता है? तो होता है साल का, फिर आईसीसी टूर्नामेंट अलग होता है। आईसीसी के द्वारा एक होता है ना, एक साल का एक प्लेयर ऑफ द माने कि सालाना दिया जाता है, तो वो अलग है। तो वो प्रवर्तक जो है हीरो जयशंकर प्रसाद। प्रतिनिधि कवि जो एक होता है कि हाँ धारा को लेकर के आया, तो पंत हो गए। छायावाद का समर्थक पत्र कौन हो गया? जागरण पत्रिका। छायावाद का प्रबल विरोधी पत्र कौन है? विशाल भारत, 1936 ईस्वी में। छायावाद के अन्य विरोधी पत्र कौन है? प्रभाव हो गया, सुधा हो गया, ये सब पत्रिका है, याद रखिए। छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? पल्लव की भूमिका, 1928 ईस्वी में है, याद रखिएगा, 1928 में। किसकी है? पंत की, पल्लव की भूमिका। छायावाद के अंत का घोषणा पत्र युगांत, 36 ईस्वी में की भूमिका है। युगांत एक रचना है, काव्य संग्रह है, की भूमिका का। छायावाद का विनाश
छायावाद का विनाश क्यों? लेखक के रचनाकार कौन है? इलाचंद जोशी, 1940 में भारत पत्र में प्रकाशित हुआ था। छायावाद का विनाश क्यों? लेखक के रचनाकार जो है इलाचंद जोशी है, 1940 में भारत पत्र में प्रकाशित हुआ था। कहाँ? भारत पत्र में प्रकाशित हुआ। छायावाद की छायावाद की मनोवैज्ञानिक आलोचना करने वाले प्रथम आलोचक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो डॉक्टर नगेंद्र मुकुटधर पांडे ने अपने निबंधों में छायावाद की निम्नलिखित 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्या किया है मुकुटधर पांडे ने? उनकी जो प्रथम हिंदी में छायावाद जो है उनकी निबंध, उनमें क्या लिखा है? तो देखिए, आंतरिकता है या व्यक्तिकता, पहला पॉइंट। दूसरा है स्वतंत्रता, उसके बाद रहस्यवादिता है। उसके बाद विभिन्न प्रकाशन रीति है, ये सॉरी विचित्र प्रकाशन रीति है। उसके बाद अस्पष्टता है, 5 पॉइंट का उल्लेख किया है। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद पर लगाए जाने वाले प्रमुख आक्षेप क्या है? पलायनवादिता कहा किसी ने, यथार्थ से विमुखता कहा किसी ने वायवीयता कहा यानी अतिशम कल्पना कहा, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का अभाव का, भाषा की क्लिष्टता का। छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष मानवता माना जाता है। शंभूनाथ सिंह ने छायावाद को विद्रोही युग कहा। शंभूनाथ सिंह ने छायावाद को विद्रोही युग कहा। इसको लाला भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद कहा। यह भी इंपॉर्टेंट है, छोकरावाद। लाला भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद कहा। इसके बाद किसने? लाला भगवान दीन ने। याद है, शंभूनाथ सिंह ने छायावाद को विद्रोही युग कहा, और लाला भगवान दीन ने क्या कहा? छायावाद को छोकरावाद कहा। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। इसके बाद छायावाद पर पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का प्रभाव है। छायावाद युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। छायावाद पर पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का प्रभाव, छायावाद पर पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का प्रभाव है। छायावाद युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद में महामानव की प्रतिष्ठा हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कहा है। छायावाद में महामानव की प्रतिष्ठा हुई। छायावाद युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर ईसाई संतों के फेंटेस्माटा यानी छायाभास का प्रभाव माना है। छायावाद ईसाइयों का फेंटेमासा यानी छायाभास का प्रभाव माना है। यहाँ से आप देखिए एक बार, छायावाद पर पाश्चात्य रोमांटिसिज्म का प्रभाव है। छायावाद युग को खड़ी बोली का स्वर्ण काल कहा जाता है। छायावाद में महामानव की प्रतिष्ठा हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कहा है। छायावादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती अभ्युत्थान कहा है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर ईसाई संतों के फेंटेमासा यानी छायावाद का प्रभाव माना है। छायावाद प्रकृति में जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद में गीति तत्व की प्रधानता है। गीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लोचन प्रसाद पांडे है। इनकी एक रचना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या है मैं बताऊंगा आपको। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। ये सब विशेषताएं हैं इसकी। छायावाद एक शैली विशेष है। छायावाद के संबंध में आलोचकों के मत क्या है? मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं अपितु भावों की छाया मात्र है, जिन्हें पकड़कर हृदयगम्य करने में पाठकों की कठिनाई होती। इसी छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया। मुकुटधर पांडे का ये जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं अपितु भावों की छाया मात्र है, जिन्हें पकड़कर हृदयगम करने में पाठकों की कठिनाई होती है। इसी छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया। मुकुटधर पांडे सुपर मोस्ट है। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य की शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। इसके बाद हो जाएगा छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवादिता के अर्थ में, जहां उसका संबंध कथा वस्तु से होता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग जो है काव्य शैली के रूप में या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। गंगा प्रसाद पांडे की ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन
जीवन का उद्गीत है जिसका मूल सर्वात्मवाद है, महादेवी वर्मा का कथन है। इसके बाद जब वेदना के आधार पर काव्य में स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से विविध किया गया। जयशंकर प्रसाद सुपर मोस्ट है। जब वेदना यानी वेदना दर्द भरी आधार पर काव्य में स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से विविक्त किया गया। जयशंकर प्रसाद छायावाद मूलतः शक्ति काव्य या पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में इन्होंने ये कहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर से पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोती लिखा है उन्होंने, थोड़ी नहीं, थोती नैतिकता, रूढ़िवादिता और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। रामविलास शर्मा का कथन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आत्मा की छाया परमात्मा में तथा परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 1905 से 1990 इनका समय है। ये उनका समय है। इसके बाद मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य मान्यता हो सकती है। नंदलाल वाजपेयी ये भी समय 1906 से 67 इनका भी समय आता है। इसके बाद छायावाद को किसने किस अर्थ में ग्रहण किया? मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनियोक्ति पद्धति, सुशील कुमार ने अस्पष्टतावाद, सुमित्रानंद पंत सौंदर्य की छाया, डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मधुचर्या, चित्र भाषा शैली, रहस्यवाद, अनियोक्ति पद्धति, प्रतिबिंबवाद, शैली विशेष, डॉक्टर बच्चन सिंह स्वच्छंदतावाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यंग्यार्थ प्रधान शैली, जयशंकर प्रसाद कांति, रामस्वरूप चतुर्वेदी शक्ति काव्य, नामवर सिंह राष्ट्रीय जागरण, रामविलास शर्मा थोती नैतिकता एवं सामंतीवादी साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह कहा इन्होंने। निराला रहस्यवाद कहा। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी अभिव्यंजनावाद का नूतन उत्थान का है। टिप्पणी अभिव्यंजनावाद का विलाती उत्थान रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है। अभिव्यंजनावाद का विलाती उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है। इसके बाद भगवत शरण उपाध्याय पलायनवाद का महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? सर्वात्मवाद कहती हैं। नंदलाल वाजपेयी क्या कहते हैं? दार्शनिक अनुभूति कहते हैं। गंगा प्रसाद पांडे वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी मानते हैं। छायावाद का प्रवर्तक और आलोचकों की दृष्टि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रवर्तक जो मानते हैं वो मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे मानते हैं। प्रभाकर माचवे विनम मोहन शर्मा के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी है। नंदलाल वाजपेयी जी के अनुसार सुमित्रानंद पंत है। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त मिलाचंद जोशी के अनुसार जयशंकर प्रसाद है और यही सर्वमान्य मत है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद के आधार है वो स्तंभ कौन है? तो देखिए कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है। उपनाम जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इसके बाद सुमित्रानंद पंत को छायावाद का विष्णु कहा गया है। निराला को छायावाद का महेश कहा गया है। महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति या दुर्गा बोला गया है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का दार्शनिक मत क्या था? शिव दर्शन या इसका प्रतिभिज्ञावाद कहा गया है। सुमित्रानंद पंत को छायावाद का विष्णु अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। निराला जो है छायावाद का महेश बोले गए हैं। वेदांत एवं अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा जो है छायावाद की शक्ति या दुर्गा है बौद्ध दर्शन से या धर्म से प्रभावित थी। और ये जो है ये टॉपिक जो है 18 नंबर पेज जो है ये जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की बृहदत्रयी में कौन शामिल? प्रसाद पंत और निराला। ये बृहदत्रयी यानी बड़े कवियों में अगर शामिल है तो प्रसाद पंत और निराला। छायावाद की लघुत्रयी में महादेव वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा है। तीनों वर्मा है। टिप्पणी कुछ विद्वान छायावाद की लघुत्रयी में भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को शामिल करते हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं क्या है? वैयक्तिकता है, नवीन सौंदर्य बोध है, स्वच्छंद कल्पना है, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह भान है, मानवतावाद है, रहस्यवादिता है, सांस्कृतिक चेतना है, राष्ट्रीयता है, रूढ़ियों से मुक्ति है, गांधीवाद में आस्था है, वेदना की अभिव्यक्ति है, मुक्त छंदों का प्रयोग है, तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है, लाक्षणिकता है, गीति तत्व की प्रधानता है, संगीतात्मकता है, चित्रात्मकता है। छायावाद प्रमुख कवि
छायावादी प्रमुख कवि जो है जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 हो जाएगा। निराला 1896 से 1961 हो जाएगा। ये समय क्रम से लगाने में देते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, निराला 1896 से 1961, उदय शंकर भट्ट हो जाएगा 1898 से 1966, मोहनलाल महतो 1899 से 1990, सुमित्रानंद पंत 1900 से 1977, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 से 1987, जनार्दन प्रसाद द्विज 1904 से 1964, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 से 1990, महादेवी वर्मा 1907 से 1987, आरसी प्रसाद सिंह 1911 से 96, बिहार के हैं ये। गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 63 है दोस्तों। छायावाद के प्रमुख कवि जो हैं वो भी अलग, छायावादी कवि जो हैं अलग हैं। जयशंकर प्रसाद 89 से वही हो जाएगा। ये अगला ही पॉइंट मैं यहाँ ले लिया हूँ और ये भी वही पॉइंट लिया गया है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि जो हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी है 1889 से 1968, सिया रामचरण गुप्त 1895 से 1963, बालकृष्ण शर्मा 1897 से 1960, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948, सोहनलाल द्विवेदी 1906 से 1988 हो जाएगा। केदारनाथ मिश्र प्रभास 1907 से 84, जगन्नाथ प्रसाद मिले 1907 से 1986, श्याम नारायण पांडे 1907 से 1991, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974। समशिष्ट या सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा के कवि जो है सुमित्रा कुमारी सिन्हा जो हो जाएगा 1913 से 1994 हो जाएगा। विद्यावती कोकिल 1914 से 1990, तारा पांडे हो जाएगा 1915 से 2001। ब्रज भाषा के कवि जो है रामनाथ ज्योतिष 1874 से 1953, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, उसके बाद दुलारी लाल भार्गव 1895 से 1975, किशोरी लाल 5 नंबर यहाँ सॉरी 2 नंबर रामकृष्ण दास 1892 से 1988, दुलारे भार्गव 1895 से 75, वियोगी हरि पंडित वियोगी हरि 1895 से 1988, किशोरी दास वाजपेयी 1898 से 1981, अनूप शर्मा 1900 से 1965, रामेश्वर शरण करुण 1901 से 1974, उसके बाद हो जाएगा उमा शंकर वाजपेयी 1907 से 1957। तो दोस्तों आज का देखिए कितना ये टॉपिक खत्म हो गया। देखिए इसमें समशिष्ट सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा के कवि जो हैं उनका क्रम है। इसके बाद देखिए हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं उनका क्रम है। इसके बाद छायावाद के कवि जो हैं इम्पोर्टेंट उनके क्रम से कवि दिए गए हैं। तो आप इनको भी अगर देख लीजिए तो इनमें से कम 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं। इसके बाद पूरे अगर संपूर्ण को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो इसमें आपको अवश्य से अवश्य 5 से 6 प्रश्न मिल जाते हैं और 5 से 6 प्रश्न महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आज का क्लास में यही समाप्त करता हूँ। कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको कंटेंट क्या चाहिए वो भी हमें बताइएगा और ये कंटेंट कैसा लगा हमें वो भी बताइए। चैनल पर आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।